नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। और यही सच है में हम आपको याद दिला दें कि कल हमने खबर की थी और यह बताया था कि कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को डिबेट में, टीवी डिबेट्स के अंदर जाने से रोक दिया है। बाकायदा सभी मीडिया हाउसेस को रिक्वेस्ट किया है, बाकायदा एक ट्वीट जारी करके कहा है कि आप उनको ना बुलाएं। ऐसा ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है और उन्होंने अपने सारे प्रवक्ताओं को मना कर दिया है और टीवी चैनल्स को यह कहा है कि आप उनको ना बुलाएं। इसी को सबको मद्देनजर रखते हुए आज की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उन दोनों का हम प्रतिनिधित्व जरूर करेंगे, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का, और बाकी बहस को हम रखेंगे। आज की कुछ बड़ी खबरों की अगर आप बात करें तो नए गृह मंत्री देश को मिल गए हैं। राजनाथ सिंह की जगह अब अमित शाह देश के नए गृह मंत्री हैं और ये जिम्मेदारी वो निभाएंगे। हालांकि कई चैलेंज होंगे उनके सामने, 35A और 370 जैसी, और उसके अलावा कई और भी चैलेंजेस होंगे, लेकिन उम्मीद ये की जाएगी कि बखूबी वो निभाएंगे, क्योंकि अभी तक का उनका बूथ कार्यकर्ता से लेकर अब तक का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कामयाबी और एक तरह से मेहनत का रिकॉर्ड है। और अगर आप बात करें तो आज कुछ और बड़ी खबरें भी रही हैं। कैबिनेट की तरह एक तरह से देखें, बात हुई है, सरकार ने कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं। 6,000 रुपए का जो किसानों को दी जाने वाली राशि है उसकी मंजूरी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है, और इसको स्वागत भी किया जाना चाहिए, कि जो शहीदों के बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है बढ़ा दी गई है। यह एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। हालांकि कुछ जगहों से नाराजगी का भी इजहार हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं सांकेतिक जो भागीदारी है वो कोई मायने नहीं रखती है। और सुषमा स्वराज ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि आपने जो मुझे मौका दिया था उसके लिए मैं आभारी हूं, धन्यवाद करती हूं। लेकिन उसके बाद उनके समर्थकों ने कुछ सवाल खड़े करने की कोशिश की है, क्योंकि यह तक कहा जा रहा है, चर्चा यह भी है कि आडवाणी खेमे की बताई जाती है। और जब 2013 में पीएम मोदी के खिलाफ कुछ कैंपेन चला था तो उसमें सुषमा स्वराज उधर खड़ी थी, तो शायद लोगों को यह कहना है, लोगों का कहना है कि उनको इस बात के लिए कहीं ना कहीं साइड किया गया है। हालांकि वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कई बड़ी खबरें रही हैं और कई चीजें रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यूपी के अंदर आज 2 हत्याएं हुई हैं। ग्रेटर नोएडा में दादरी के विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, उनका रामटेक कटारिया नाम है, उनकी हत्या की गई है। और जौनपुर के अंदर भी एक समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या की गई है। और अगर बात करें उसमें अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त की है और इसकी जांच जो है अपने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को सौंप दी है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, हम कहते हैं, सुरक्षित रहें और हमारी दुआ है कि सब सुरक्षित रहें, लेकिन वो सुरक्षित है, उनके कार्यकर्ता या उनके छोटे नेताओं की हत्या हुई है। क्योंकि अब उनकी तरफ से तो प्रतिनिधित्व होना नहीं है, कोई सवाल उठाने के लिए तो नहीं आया, जबकि आज तो कम से कम समाजवादी पार्टी को सवाल उठाना चाहिए, सड़क पर भी उतरना चाहिए, टीवी पर आकर यह भी पूछना चाहिए दूसरी पार्टियों से, सत्ता से, कि आखिर यूपी के अंदर जब आप कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है और गुंडे जेल के अंदर हैं या ऊपर पहुंचा दिए गए, तो ये 2 हत्याएं जो हुई हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की, ये किसने की है? लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी अवकाश पर है और वो मुंह छुपा रही है, क्योंकि उसके पास ना तो सवाल उठाने के लिए शायद हिम्मत है और ना जवाब देने के लिए हिम्मत है, ऐसा लगता है। और अगर देखा जाए तो कल हमने कहा था कि हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि वो अपने सवाल हमसे करें, लेकिन सवाल हम जो है वो एज इट इज नहीं दिखा सकते। लेकिन लोगों का सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर सवाल उठाने से बच रही है या जवाब देने से बच रही है? ये लोगों के मन में सवाल है। और इसी तब सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पैनल से आपका तारुफ करा देते हैं। उन 2 कुर्सियों को भी हम जरूर शामिल करेंगे जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वो पोस्टर, वो फोटोज, जिनके ट्वीट और जिनके आदेशों पर यह रोकने की बात की गई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के बीनू मेनन साहब मौजूद है। बीनू मेनन साहब का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली स्टूडियो में। बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं, आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल बासित साहब। हमारे साथ नीरज राय साहब मौजूद है, टीएमसी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज राय जी आपका। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात त्रिपाठी साहब। सबसे पहले अगर बात करूं तो आज प्रभात त्रिपाठी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। प्रभात जी, कांग्रेस ने भी अपने प्रवक्ताओं को जाने से मने कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी जाने से मने कर दिया है। हालांकि सत्ता को प्रचंड बहुमत मिला है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत है,
और अगर उसके अलायंस दलों को देखें तो वो और भी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में विपक्ष अगर पलायन करेगा, सवाल उठाने से बचेगा या जवाब देने से बचेगा, हालांकि जवाबदेही हमेशा सत्ता की होती है, लेकिन जनता के लिए लोकतंत्र के अंदर विपक्ष भी उतना ही जवाबदेह है जितना सत्ता है, क्योंकि दोनों की अपेक्षा होती, जनता उनको भी वोट करती है। ऐसे में इन दोनों का पलायन करना क्या इस वक्त, जबकि आज महंगाई दर की, खासतौर से अगर जीडीपी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, वो सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर आई है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिखाई गई है। श्रम मंत्रालय ने आज ही अपने जो है आंकड़े पेश किए हैं। ऐसे में जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनका नदारद होना इन सवालों से भागना जैसा है या वॉकओवर देना है सत्ता को? आजाद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। यही सच है कि विपक्ष अगर बाकोवर दे रहा है तो दूसरा आदमी मजबूत हो जाएगा, विकल्प जब नहीं होगा। आपको डिबेट से नहीं भागना चाहिए। आप अच्छे विपक्ष की भूमिका में शोर मत मचाएं। आप दर्शक आपको सुनते हैं, आप वो मुद्दे उठाएं, क्योंकि आप शोर मचा के अपने नैरेटिव को आप स्वयं समाप्त कर लेते हैं। आज उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि उन्होंने जो जो नैरेटिव सेट किए हैं उनमें आप गिरफ्त में आ गए, आप घिर गए और आपने चौकीदार चोर कहा, आपने शोर मचाया और देश की जनता ने उस शोर को पसंद नहीं किया। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। पैनल में कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता आपने जो चौकीदार का जिक्र किया है, आज डीएस धनोवा ने अपने घर पर, अपने कांग्रेस मुख्यालय के बिल्कुल सामने राफेल का रेप्लिका लगाया और उसका रुख जो है कांग्रेस मुख्यालय की तरफ है। तो यह साबित हो गया है कि राफेल को लेकर भले ही कांग्रेस ने कितना ही शोर मचाया, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली है। आजाद जी, मेरी पूरी बात आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष को बाकोवर नहीं देना चाहिए, विपक्ष को मुद्दों पे अड़े रहना चाहिए। हाँ। और लोकतंत्र की यही खूबी है कि आप परास्त हो गए हैं, आप जीरो पे आ गए हैं, जीरो से फिर खड़े होइए। आप अगर आपके 5 है और आपके 10 है और आपके 52 है, तो आपको इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है, खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी एक लाइन खींच रहा हूं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ने सिंगल वन चुनाव लड़ा और उन्होंने जो बड़ी लाइन इस देश में खींची और जो भावनाओं पे चुनाव चला गया, और हमारी इस देश की जनता, देखिए इस देश में कई ऐसे नैरेटिव है, कई मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आपका भूखे लोग मर रहे हैं, हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम सबका साथ, सबके विकास के साथ सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रचंड बहुमत, यानी प्रचंड बहुमत है तो जनता ने उतनी उम्मीदें की, उतनी उम्मीदों पर खरा उतरना। बिनु मेनन जी, अब आपके पास आता हूं। विपक्ष की बात सत्य निकल गई है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर सामने आया है। आज श्रम मंत्रालय ने अपना एक तरह से आंकड़ा पेश कर दिया है। जीडीपी को लेकर भी अगर आप बात करें तो आप बहुत ज्यादा शोर मचाते थे, पर्टिकुलरली आप। ये 3 आंकड़े सामने आए हैं, क्या कहेंगे? अब तो आपकी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई है कि आपको प्रचंड बहुमत है, जनता ने पूरा भरोसा किया है, बल्कि भरोसे से ज्यादा आप पे भरोसा किया है। अब तो मुझे लगता है कि आपको काम ही करना पड़ेगा। देखिए, काम पिछली बार भी हमने किया था। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का भी वो हम पोस्टर दिखा दें ताकि हमें पता लगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो आज दिन था, उसके 2 नेताओं की हत्या हुई है। कम से कम उनका तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का कितना ख्याल है ये हम दिखाना चाहते हैं। जी बिनू जी, देखिए, जहां तक बात बेरोजगारी की रही, क्योंकि जो डेटा आता है सिर्फ जो है गवर्नमेंट जॉब्स इन सब को लेकर आता है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, अगर मुद्रा योजना के स्कीम्स हो गए, श्रम मंत्रालय, देखिए मैं मानता हूं, मैंने 5 साल से आपके अंडर में था, देखिए, और आज भी आपके अंडर में हम मैनिपुलेशंस नहीं करेंगे ना, जैसे बाकी पार्टी करते आ रही हैं कि हम अपने स्वीकार तो कर लीजिए सर, या फोर्स आंकड़े तो स्वीकार तो करना सीखिए। देखिए स्वीकार, देखिए मैं मजबूरी है, कांग्रेस भी वॉकओवर कर गई है, समाजवादी भी वॉकओवर कर गई है, मुझे ही सवाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, कम से कम अब तो स्वीकार कर लीजिए। नहीं, वॉकओवर, अब तो चुनाव खत्म हो गया, 5 साल के लिए आप सिक्योर है। बात सिक्योर होने की, आपकी बर्थ रिजर्व हो गई है, जैसे ट्रेन में रिजर्व हो जाती है, अब आप वहां तक सफर करेंगे, लेकिन कम से कम जनता के सवाल पर तो आप स्वीकार कर लीजिए। खालिद साहब, हमारे को सिक्योर होकर चलना या हमारी सीट बचाना, ये कभी भी हमारी मंशा नहीं रही। हमारी मंशा देश सर्वप्रिय वाला है, देश का भला होना चाहिए, देश के नागरिकों का भला होना चाहिए। यही आपने देखा भी, पावर में आने के साथ साथ मार्टियर्स के बच्चों का स्कॉलरशिप बढ़ाया। हाँ, ये अप्रिशिएबल काम हुआ है। मार्टियर्स के बच्चे का है, उसके अलावा 2250 से लेके 3000 रुपए मंथली का ये प्लान किया। साथ में जो किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, उनके पेंशन्स का हमने स्टार्ट किया, और गरीब किसानों के पैसा जो 6000 रुपीज है 3 चरण में देने का, इसका मंजूरी दे दी है हमने।
देखिए, जहां तक रही एम्प्लॉयमेंट की बात, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ जो है डेटा में जो ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट जॉब्स इन सब के ऊपर आता है। इसके अलावा इसमें आपको मैंने पहले भी कई बार बोला है, जो जनरेट हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आंकड़ा गलत है। अगर 2 मोबाइल आंकड़ा गलत है, अगर आज या तो आंकड़ा गलत बताइए या फिर स्वीकार करिए, दो ही ऑप्शन है। नहीं, आंकड़ा गलत नहीं। अगर आंकड़ा सही है तो अपनी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कहा जा सकता। मैं भी मानता हूं अपनी कमियां, पूरा देश मानता है। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट में नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आप, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए जब 2 मोबाइल फैक्ट्रीज थी, आज अगर 120 है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा ना, बट ये जो है हमारे जो सेंसस लेते हैं या जो ये इसके ऊपर डेटा बनाते हैं, इन चीजों में भी ध्यान देना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में भी चलिए नीरज राय जी के पास चलूंगा, नीरज राय जी के पास चलूंगा, फिर अब्दुल बासित के पास भी आऊंगा। नीरज राय जी, क्या जय श्री राम कहने पर खाल उधेड़ने से काम चलेगा, या अभी भी विपक्ष के लिए मुद्दे जो है वो नजर नहीं आ रहे? खालिद भैया, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं आपको। अब बार बार नहीं, आज की घटना है ये, तो आज आपकी ममता दीदी कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो खाल उधेड़ देंगे। नहीं, थोड़ा सा दूसरे तरफ से आप लोग इसको न दिखाएं, पूरा न्यूज दिखाया जाए। चलिए पूरा न्यूज आप बता दीजिए, हम तो आपको बुलाते हैं इसलिए, कम से कम सच्चाई तो सामने आए सर। नहीं तो सच्चाई है, तो सच्चाई पे तो मैं पूरे चुनाव भर बात कर गया, लेकिन मैं त्रिपाठी जी का भी सुन रहा था, बहुत सहमत भी हूँ कि पूरा लोकसभा चुनाव सिर्फ भावनाओं पे हो गया। ठीक है, पूरा भावनाओं पे चुनाव लोकसभा हो गया। उसी तरह से ममता जी को दूसरे तरफ से इनके एक मंत्री वहां पे कहते हैं कि रावण है। मैं करोड़ों बार, ममता जी ने कभी जय श्री राम बोलने पे पाबंदी नहीं लगाया, उन्होंने यहाँ यही कहा। ये जो आज का वीडियो है, ये जो आज का वीडियो है, पहले बात बोलने दीजिए, बीच में बोलिए मत, पहले बोलने दीजिए, पूरी बात आधा मत रोकिए। चलिए, ममता जी यही बोलती रही कि राम आस्था के प्रतीक है, नारा के नहीं। तो नारा क्यों लगाया जाता है वहां पे? नारा किसका लगाया जाता है, कौन लगाता है वहां पे नारा, क्यों लगवाता है? एक काफिला जा रहा है मुख्यमंत्री का, तो अभद्रता किया गया, तो उसके बारे में आपने बताया? आपके चैनल ने कभी बताया कि अभद्रता या मुख्यमंत्री के साथ वैसे ही सुलूक किए जाते हैं जिस तरह से किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? और ममता बनर्जी को डैमेज करने के लिए किस स्तर तक चले जाएगी भारतीय जनता पार्टी? राम तक को तो छोड़ दिया जाए, भगवान है। नीरज जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ममता जी के बिल्कुल खास हैं, तो आप डांटने का आपको पूरा आदत पड़ी हुई है। तो मैं, अगर आपकी इजाजत है तो मैं कुछ पूछूं? नहीं, अगर आपकी इजाजत हो, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, अगर आपकी इजाजत है तो कुछ पूछूं? नहीं, इजाजत में लोकतंत्र। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं बात पूछूं? अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो, जब तक आप नहीं कहोगे मैं नहीं पूछूंगा। आप वही क्या देता, क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि कभी मैं बंगाल जाऊंगा तो दिक्कत होगी, लेकिन मैं अभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के तहत और स्वस्थ मीडिया हाउस के तहत मैं आपका सिर्फ वर्जन ले रहा था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं? इजाजत दे दीजिए, मैं पूछ लेता हूं। आपके इजाजत से मैं बैठा हूं, लीजिए। नहीं, देखिए मंच आपका है, ये मंच जनता का है। JK 24/7 न्यूज जनता का मंच है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और हम जनता के सेवक हैं। ये बात हमें गर्व के साथ कहते हैं, हम आपका परमिशन ये ले रहे हैं। सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये था कि क्या खाल उधेड़ने से काम चलेगा, या महंगाई दर पर आपको सवाल उठाना चाहिए था, यूपी में हत्याएं हुई उस पर सवाल उठाना चाहिए था। अगर बात करें सबके साथ सबके विकास की, तो नीतीश कुमार नाराज है क्योंकि अब पूर्ण बहुमत मिल गया है बीजेपी को, और विपक्ष जो है वॉकओवर दे चुका है, वो कर नहीं रहे। आपको वो सवाल उठाना चाहिए था। जय श्री राम अगर कोई नारा लगा रहा है तो उसकी खाल उधेड़ने के लिए मुझे लगता है उचित समय नहीं था। अगर आपके मन में था ही तो आप कम से कम सरकार को घेरते। मेरा सवाल वही है कि सरकार को घेरने के बजाय आप भावनात्मक में क्यों ट्रैप हो रहे हैं? मैं आपके सवाल से सहमत हूं और आपके सुझाव से भी सहमत हूं। नहीं, इट्स नॉट ए सुझाव, इट्स सवाल। जी सुन लीजिए, जो वास्तविकता यही है कि जो नई सरकार बनी है, इस सरकार के सामने जो है चुनौतियां बहुत सी हैं। अभी मैं विनू भैया को भी सुन रहा था, रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो विनू भैया आप सरकार में हैं, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि सरकार में एक ऐसी सूचना दे दीजिएगा मेरे तरफ से, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं और पिछले 8 से 10 सालों से एक रिसर्च भी मैं किया हूं पूरे किसानों के ऊपर देश के अंदर। इसमें यह है कि कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि 200%
फायदे की बात होती है। जब तक कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना हमारे देश में नहीं होगी, तब तक रोजगार की समस्या बनी रहेगी। वो सरकार किसी की भी आए, रोज पॉकेट से नौकरी निकाल कर देंगे। तब ठीक है, ये सुझाव आप एक चिट्ठी लिख दें और हम भी अपनी तरफ से रख रहे हैं। आपका सुझाव हमने बीनू मेनन जी को भी दे दिया है और ये सुझाव आपका अच्छा है, जनहित में होना चाहिए। लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया कि आप उसमें क्यों फंसते। अब्दुल बासित साहब, आपका तो बड़ा ही बुरा हाल है। आपकी तो पार्टी उधर भी खत्म हो गई, आपके मुखिया भी कहीं ना कहीं बड़े संकट में हैं और लगातार आप तो संकट से गुजर रहे हैं। एक पक्ष जो है, एक विपक्ष जो है, उसने ट्वीट करके कह दिया कि अब हमारा कोई प्रवक्ता नहीं आएगा। दूसरे विपक्ष ने कह दिया कि वो भी नहीं आएगा। आपकी कोई हालत बची नहीं है। क्या लगता है कैसे काम चलेगा? ये तो निरंकुश अगर हो गए तो आपसे जवाब कौन मांगेगा? हमारे देखिए लोकतंत्र संवेदनाओं को समझते हुए मैं एक बात रखना चाहता हूं। लोकतंत्र को बाकी रखने के लिए आपको एमपी या टीएमपी या सीएमपी होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हम लोग पार्टी को अपने जिंदा कर रहे हैं। आंदोलन हमारे अभी भी जारी है। जो लड़ाई हमारी लोहिया परिवार जो जेपी आंदोलन चलती आ रही है वो हमेशा चलती रहेगी, उसमें कोई इफन बट नहीं है। पार्टी अपनी जगह कायम है, आरजेडी अपनी जगह मजबूत है, आरजेडी कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। लालू जी हमारे किसी भी प्रकार से जो भी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है वो कहां है ये सबको मालूम है। सब कुछ सोचते समझते भी पार्टी हमारी मजबूत है और हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं दोबारा से अपनी पार्टी के लिए एक स्थापना करने के लिए। हम आंदोलन के तहत दोबारा 5 साल इस सरकार के अगर इनकी नीतियां देश हित में होगी तो आरजेडी इनका पूरा सहयोग करेगी और यदि देश हित में नहीं होगी तो आरजेडी आंदोलन के तहत, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, 2014 में जो लालू जी का निर्णय था महागठबंधन का, एक महागठबंधन फिर बासित साहब, आपके यहां 2 धुरियां हुई हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। तेज प्रताप पिछले दिन नाराज थे, उनके पसंद का कोई टिकट नहीं मिला तो जनता से उन्होंने कहा, क्या कहा वो आपको याद होगा चुनाव के दौरान। अब वो कह रहे हैं कि तेजस्वी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, अगर किसी को पार्टी में घुटन हो रही है तो बाहर चला जाए। पार्टी आपकी इतनी मजबूत है, अगर कोई आवाज उठाता है बाहर कर देते हो। तो आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कैसे जनता की आप बात करेंगे? देश में आपके यहाँ भी परिवार, आपने तो ऐसी मिसाल बना दी कि पत्नी को भी आपने मुख्यमंत्री बनवा दिया, बिल्कुल पूरे देश ने देखा है। फिर अब बेटा बेटी, ये जो आपका जो इंटरनल डेमोक्रेसी या लोहियावाद के नाम पर या समाजवाद के नाम पर या दलों के नाम पर जो आपने घर की दुकानें खोली हुई, इसके अंदर आपको लगता है जनता को कुछ मिल पाएगा? केवल भाजपा को छोड़ के देश में सारी पार्टियां लोकतांत्रिक हैं। एक ही कम्युनल पार्टी है, देखिए एक ही पार्टी कम्युनल है देश में, बाकी सब लोकतांत्रिक पार्टी है। अपने अपने स्टेट पे, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने सामाजिक तौर पर, जातीय तौर पे बहुत मजबूत है। हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए अगर आपको कोई पार्टी हमें प्रेरित करती है, हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते। हिंसा हम भी करने लगे, हिंसा वहां से भी हो तो देश में एक ऐसी विभूति पैदा हो जाएगी जो आने वाले समय में फिर हमें लोकतंत्र को खोजना पड़ेगा। तो हम लोकतंत्र को बचाए हुए हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमने सैक्रिफाइस किया है, अपना त्याग दिया है, तो वहां जनता ने आपको वोट नहीं दिया, खूब वोट दिया है। सैक्रिफाइस नहीं कहते। देखिए 50% आपको जनता ने वोट नहीं दिया, इसमें सैक्रिफाइस किधर से? एक बेटी लड़ रही है, दूसरे बेटे लड़ रहे हैं, क्या सैक्रिफाइस हो गया इसमें? 50% वोट अगर बीजेपी को पड़ा है तो 50% वोट और अदर पार्टियों को पड़ा। चलिए, ये तो कहने की बातें हैं कि हमें वोट नहीं। प्रभात त्रिपाठी जी, एक बड़े संकट काल से जो है मैं उसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूं कि 2 बड़े जो दल हैं, यूपी के अंदर बड़ा दल माना जाता है समाजवादी पार्टी और देश के अंदर कांग्रेस, उन दोनों ने डिबेट में आने से इनकार कर दिया है। क्या वजह है ये हम नहीं जान पा रहे, क्योंकि अभी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनके पास सवाल खत्म हो गए हैं या सवाल उठाने की हिम्मत नहीं रही है या अपने ही सवालों में गिरे हुए हैं। क्योंकि राहुल गांधी कोप भवन में थे, शीला दीक्षित से भी नहीं मिले, गहलोत साहब से भी नहीं मिले, औरों से भी नहीं मिले, अगले दिन शपथ ग्रहण में पहुंच जाते हैं। तो एकदम से ऐसा लगता है कि कल तक तो वो बहुत ज्यादा खिन्न थे, एकदम बहुत खुश हो गए या कहीं ना कहीं। लेकिन वो सवाल है, सवाल का जवाब देने के लिए कोई नहीं है। 2 विपक्षी दलों ने बाइकआउट कर दिया है। 2 विपक्षी दलों का आप हाल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। आजाद जी, तो ऐसे में क्या लगता है, ऐसे में जो बैलेंस है लोकतंत्र का वो कैसे बनेगा? देखिए आजाद जी, आप इस चीज को मान लीजिए कि इस देश के अंदर अगर कोई दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसको खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस की जनता के बीच कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें आप स्वीकार कीजिए, बूथ लेवल पे जिस तरह उसने काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने प्रियंका को उतारा और 21 सीटों का प्रभारी बना गया और वो जादुई छड़ी से वो सांसद नहीं जिता देंगी। 90 के दशक के बाद कांग्रेस का पूरा बूथ लेवल और संगठन उत्तर प्रदेश में खत्म था और इधर समाजवादी पार्टी अपने परिवार से लड़ रही है
और वो इतनी एरोगेंस हो गई कि जिसको अपने बाप की चिंता नहीं है, अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति थोड़ा भाषा का त्रिपाठी जी, पत्रकार के मुंह से ये भाषा थोड़ा सा प्लीज। ये प्रवक्ता नहीं, उनको अपने पिताजी का अपने पिताजी का मैं कह रहा हूं, अपने पिताजी का और चाचा का सम्मान नहीं कर सकता जो व्यक्ति, वो व्यक्ति कांग्रेस प्रवक्ता, वो अपने प्रवक्ताओं को बैठ के क्या डिफेंड करे? नहीं, हम परिवार में नहीं जाना चाहते, हम परिवार में नहीं जाना चाहते, उनका इंटरनल मामला है, लेकिन जी परिवार में जाना मुद्दा नहीं है। खालिद जी के सवालों का जवाब एक सकारात्मक बिल्कुल है, परिवार से ताल्लुकात रखना। राजनीति देखिए, राजनीति अगर आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो आपको वो चीज दिखाई भी देनी चाहिए। आप परिवार में जाएंगे तो और भी आपको जानकारियां मिलेगी। आप राजनीति कर रहे हैं को छोड़ के थोड़ा और पास्ट में जाएंगे तो बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी। और एक मिनट और सरकार की जानकारी बहुत बेहतर मिलेगी। बात आ जाने दीजिए। मेरा ये कहना है कि इस देश के अंदर भारी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी आ गई है सत्ता में। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई श्री राम बोले, कोई अल्लाह अकबर बोले, कोई वाहेगुरु बोले, सबको सुरक्षा देना, सबको सामाजिक तरीके से बराबर रखना, यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज देश के अंदर एक बड़ा दिन है, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री बन गए हैं। 370 के घंटों को सट्टा करने के लिए देखिए क्या कह के आया, क्या कह के आया सत्ता में, वो तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए कम्युनल होने की बात करते हैं आरजेडी के साथी हमारे, आप भी जवाब दे दें। एक मिनट नीरज भाई, आप भी सुने। कोई श्री राम बोले, देखिए कोई अल्लाह सबको बराबर श्री राम बोले, कोई अगर वो मंतव्य सही नहीं है। अच्छा आप सुनिए, आप श्री राम को आरजेडी के साथी हमारे जो है कम्युनल होने की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं इन्हीं से शुरू कर देता हूं। ये भूरा बाल बाहर करने की बात कौन करते थे? लालू जी। और भूरा बाल क्या है? ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत। अरे भाई तुम्हारी ममता बनर्जी को खाल खींचने का अधिकार नहीं है। नहीं, इस लोकतंत्र में पत्रकार की बात करी तो ये कांग्रेस जो है मुसलमान एक होकर वोट दे रहे भाइयों और किसकी बात सुने, किसकी ना सुने, एक एक करके को सुना जाए। जी नीरज राय, मेरी बात सुन लीजिए। हिंदुत्व का नारा देकर जो सरकार में जिन्होंने ये अच्छाई पे बुराई की जीत, देखिए हिंदुत्व का क्या नारा दिया बताइए? क्या हिंदुत्व का नारा दिया? क्या हमने बोला सारे हिंदू? क्या हमने एक जगह भी बोला एक हिंदू से नहीं? आप बोल रहे हैं पूरा बात बाहर। आपके राज्य में तो एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी सुरक्षित नहीं है, पत्नी सुरक्षित नहीं है आईएएस ऑफिसर की, उसके साथ लगातार 2 साल आरजेडी की चलिए आप हिंदुत्व का नारा, ठीक है हम हिंदू है कहने पर क्या गलत हो गया? मुसलमान को एक होकर वोट करने की बात किसने करी? नीरज राय, क्या लगता है किधर से रास्ता निकलेगा? देखिए रास्ता इस तरफ से चीखने चिल्लाने से नहीं निकलेगा। जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे सरकार को काम करना चाहिए। हम विपक्षियों को भी सहयोग करना चाहिए। जब सरकार नहीं काम करती तब विपक्षी को समय पे आवाज उठाकर सरकार को आगाह करना जरूरी है। नहीं तो जनता के कोप का भाजन सरकार स्वयं आगे आने वाले चुनाव में बनेगी। तो इस पर तू मैं करने से तो रास्ता निकलना नहीं। नीरज राय जी, इस टाइम जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर मैं बात करूं सत्ता के लिए, बड़ा सवाल यही है कि
श्रम मंत्रालय ने, जो इन्हीं की सरकार का एक विभाग है, उसने एक आंकड़ा जारी किया है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्तर पर है। क्या इससे बड़ी भी कोई समस्या आपको नजर आ रही है? नहीं, इससे कोई समस्या बड़ी नजर नहीं आ रही है। अगर यह समस्या आज से 2 महीना पहले भी आ गई हो, पक्ष और विपक्ष दोनों समन्वय बनाकर अगर देश हित में काम करें तो क्या बुराई है? बात सुन लीजिए, हाँ। हमारी बात सुन लीजिए। हाँ। अगर मार्च 2017 में बेरोजगारी पे डाटा देने पे जो प्रतिबंध नहीं लगाया गया होता, तो आज यह युवाओं में एक ऐसा आक्रोश निकल के आता सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि उसे रोकने से नहीं रुकता। लेकिन यह भी सच है कि चुनाव के बाद वह आंकड़ा दिया गया है। यह सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान लघु और कुटीर उद्योग, वो भी कृषि आधारित, जब तक डेवलप नहीं होंगे, कोई भी प्रधानमंत्री बने, किसी की भी सरकार हो, रोजगार की समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। क्योंकि कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि असीमित रोजगार की संभावनाएं हैं। अन्यथा मुद्रा लोन। बीनू मेनन, 2 सवाल बड़े हैं आपके लिए आज के दिन। आज के दिन में 2 बड़े सवाल हैं। देखिए बीनू मेनन, 2 बड़े सवाल हैं। नीरज भाई, आज आप ही के यहां से एक आंकड़ा आता हूं, मैं आता हूं आपके लिए। एक जो बड़ी, जिसे कहना चाहिए जवाबदेही है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर नहीं है, वो आपसे सवाल करने की मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं है, या आपने उसको कैसे सेट किया मुझे नहीं मालूम। समाजवादी पार्टी भी आपसे बात नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने आपको क्लीन चिट दी थी मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा संसद के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो भी कोई सेटिंग हो सकती है। सवाल करने के लिए कोई नहीं है, सवाल हमें ही करना है, क्योंकि हम भी स्थायी विपक्ष हैं और मीडिया जो है वो अपने आप में जनता के लिए एक आवाज है और आपके लिए एक स्थायी विपक्ष है। कोई नहीं होगा तो हम तो सवाल उठाएंगे। क्या बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है? यूपी के अंदर 2 बड़ी हत्याएं हुई हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर और क्या रोजगार बड़े सवाल नहीं है आपके लिए? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात रही, मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ कि जो आंकलन का जो सिस्टम है, इट नीड्स टू बी चेंज। उसमें अपडेशन की बहुत जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए ये सब इनकॉर्पोरेट किया जाएगा इन अ लॉन्ग रन। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के कारण हो रही हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स करवाए जा रहे हैं, इसके ऊपर। और जहां तक हमारे नीरज भाई ने कहा कि भाई अगर ये डेटा पहले निकलता, युवाओं के प्रति युवाओं का आक्रोश होता, तो देखिए युवाओं को डेटा देखकर नहीं पता चलता कि मुझे जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसको अपना और अपने अड़ोस पड़ोस की हालत मालूम है। दूसरी बात, आपने किसानों की बात कही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने पहले भी डेटा में दिया था 2022 तक जो है, जो किसानों की आय है वो दुगनी की जाएगी। और उस क्षेत्र में, उस दिशा में जो है स्टेप फॉरवर्ड हो चुका है, इसकी नींव रखी जा चुकी है। उस डायरेक्शन में जो काम हुआ है उसको मैं कई बार पहले भी गिनवा चुका हूँ। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसकी नींव रखी गई है, जिसका फ्रूटफुल जो है 2022 तक फ्रूटफुल होगा। और हमारे देश जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें हमारे किसान जो है सक्षम होंगे, उनकी आय जो है दुगनी होगी। इस चीज पर काम किया जा रहा है। उनकी लागत जो है, लागत को कम कराया जाए और तभी जाकर इंक्रीज हो पाएगा। प्रभात त्रिपाठी, एक लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में। प्रभात त्रिपाठी, एक लास्ट कमेंट बिल्कुल शॉर्ट में, 10 सेकंड का, पूरे आज के सिनेरियो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विपक्षी दलों को एक स्वस्थ परंपरा निभाते हुए 6 महीने वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जो सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि भारी मैंडेट के साथ सरकार आई है, अच्छे मुद्दे वो सामने रखे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। शोर शराबा और चौकीदार चोर कहने से वो पूरा पिछला मामला निकल गया। अब आगे एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाए। और आज जो 2 काम उन्होंने किए हैं, या 3 महीने में उनको जो जिम्मेदारी मिली है, अगर वो कोई काम नहीं करते हैं तो उन मुद्दों को बिल्कुल समन्वय के साथ जी, जो वासी साहब अपनी हालत को देखते हुए देखिए, चोर और साहूकार की डेफिनेशन हिंदुस्तान जान चुका है। आप कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि जिस गुंडागर्दी से भाजपा इस देश में आगे बढ़ती जा रही है, उसके भविष्य में रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। देखिए बीनू मेनन जी, देखिए बहुत शॉर्ट में, देखिए, क्योंकि मुझे लास्ट कमेंट जो है ना नीरज भाई से लेना। गुंडागर्दी कह रहे हैं, हमें जनता ने सपोर्ट दिया, और इसका जो है हम जितना अब इस लास्ट टेन्योर में जो हमने तरक्की जो देश की आदर करेंगे उसका, ये बिल्कुल करना चाहिए। नीरज राय, विपक्ष क्या करेगा? देखिए, विपक्ष तो पहले इंतजार करेगा कि सरकार अपनी योजनाओं को कितने बढ़िया स्तर से फलीभूत करती है। अगर नहीं करती है तो विपक्ष का काम हमेशा यही होता है कि मुद्दों को गिनाना और आवाज उठाना और जनता को आगाह करना कि जिसको आपने चुनकर दिया वो सरकार सही काम नहीं कर रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि 5 साल तक बेहतर से बेहतर काम हो, देश हमारा उन्नति की तरफ अग्रसर हो।
मतलब हेल्दी अपोजिशन के तौर पर बिल्कुल करेंगे। हंगामा करना मकसद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं सभी मेहमानों का खास तौर से साथ दिलाना हमारा मकसद रहेगा। सभी मेहमानों का खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से शुक्रिया कांग्रेस का भी, समाजवादी पार्टी का भी, कि कम से कम उनका ट्वीट और उनका जो पर्चा है जो उन्होंने जारी किया था वो हमारे पास है। हमने खड़ाओं की तरह, क्योंकि देश ने खड़ाओं पर भी देश को चलते देखा है, इतिहास गवाह है, तो हमने उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वो एक उनका फोटो लगा दिया और हम ये फोटो रखेंगे। और जनता से हम अपील करेंगे, अपने दर्शकों से अपील करेंगे, अगर उनका कोई सवाल हो तो भाषा की मर्यादा को रखते हुए वो सवाल कर सकते हैं। लोगों के सवाल आए हैं वो भी हम रखेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब तक अपने जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं होगी, आप सवाल करते रहे और हम सवाल रखते रहेंगे। और एक विपक्ष के तौर पर उनके पलायन को हम देखना चाहेंगे, उनकी मजबूरी है या उनकी कोई स्ट्रैटेजी है, यह भी देखना पड़ेगा। और यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।